कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा हमेशा टॉप पर क्यों रहते हैं? ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई कोई सीक्रेट गाइड बुक हो। रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत मशहूर और सच कहूं तो थोड़ी विवादित किताब है, द 48 लॉज ऑफ पावर। और आज हम उसी में से कुछ कमाल के और शायद थोड़े डरावने आइडियाज को समझने की कोशिश करने वाले हैं। हाँ, हमने इस किताब से कुछ बहुत दिलचस्प हिस्से लिए हैं। हमारा मकसद इन रणनीतियों को समझना है, खासतौर पे ये देखना कि लोगों की नजर में आपकी छवि, आपकी इज्जत, आपको दिखावा, ये सब ताकत हासिल करने में कैसे मदद करते हैं। असल में ये पूरा खेल ही परसेप्शन का है, धारणा को कंट्रोल करने का। और एक बात, हम शुरू में ही साफ कर देते हैं, हम यहाँ कोई सलाह नहीं दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल नहीं। ये किताब बस इतिहास का एक आईना है। ये दिखाती है कि ताकतवर लोगों ने क्या क्या किया है। हम तो बस इन विचारों को बिना किसी लाग लपेट के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। तो शुरू करें? हाँ, तो शुरू करते हैं एक ऐसे आइडिया से जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। खामोशी की ताकत। अच्छा, खामोशी। मुझे तो हमेशा लगता था कि ताकतवर लोग बहुत बोलते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, लेकिन किताब का चौथा नियम इसका ठीक उल्टा कहता है, जरूरत से कम बोलो। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप किसी को अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो आप अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसा कह जाते हैं जो या तो मामूली होता है या बेवकूफी भरा। इससे आपका असर कम हो जाता है, आप साधारण लगने लगते हैं, कम कंट्रोल में दिखते हैं। ज्यादा बोलने से आपकी इज्जत कम होती है? एक तरह से हाँ। इसके उलट जो लोग कम बोलते हैं वो रहस्यमयी और गहरे लगते हैं। उनकी खामोशी सामने वाले को असहज कर देती है। अच्छा। उसे समझ नहीं आता कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, और इस खालीपन को भरने के लिए वो और ज्यादा बोलना शुरू कर देता है। अरे वाह, तो आप चुप रहकर सामने वाले से ही उसके राज उगलवा लेते हैं। बिल्कुल। वो अपनी घबराहट में अपनी प्लानिंग, अपनी कमजोरियां सब जाहिर कर देता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है फ्रांस के राजा लुई 14 में। उनके दरबार में मंत्री किसी भी मसले पर घंटों बहस करते थे। जब सब अपनी बात कह लेते तो लुई बहुत ध्यान से सुनते और आखिर में बस इतना कहते, मैं देखूंगा। हाँ बिल्कुल, बस इतना, आई शैल सी। और इसके बाद कोई और बात नहीं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। और इसी एक वाक्य से पूरे दरबार में खलबली मच जाती थी। कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाता था कि राजा किसके पक्ष में है या वो अगला कदम क्या उठाएंगे। ये खामोशी, ये सिर्फ कम बोलना नहीं थी, ये जानकारी पर पूरा कंट्रोल करने जैसा था। ये तो कमाल की बात है। तो ये खामोशी आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा बनाने में भी मदद करती होगी। मुझे लगता है प्रतिष्ठा तो कमाई जाती है और उसे बचाने के लिए कभी कभी बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है ना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही हमें 5वें नियम पर लाता है। प्रतिष्ठा जीवन से बढ़कर है। ग्रीन कहते हैं कि प्रतिष्ठा आपकी ताकत की नींव है। अगर आपकी इज्जत मजबूत है तो आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग पहले से ही आपसे डरते हैं या आपका सम्मान करते हैं। ये एक अदृश्य कवच की तरह है। लेकिन अगर इस कवच पर कोई दाग लग जाए तो तब क्या? तो फिर आप हर तरफ से हमलों के लिए तैयार रहिए। एक बार प्रतिष्ठा गई तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन है। इसका एक क्लासिक उदाहरण विज्ञान की दुनिया से है, थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला की दुश्मनी। हाँ हाँ, एडिसन तो उस समय के सुपरस्टार थे और टेस्ला एक जीनियस, लेकिन उन्हें उतनी पहचान नहीं मिली थी। सही कहा। तो 1915 में अफवाह उड़ी कि दोनों को एक साथ फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। दोनों को साथ में? हाँ, अब सोचिए, नोबेल पुरस्कार कितनी बड़ी बात है, लेकिन एडिसन ने टेस्ला के साथ पुरस्कार लेने से साफ मना कर दिया। क्या उन्होंने नोबेल पुरस्कार ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि उन्हें टेस्ला के साथ स्टेज शेयर नहीं करना था? ये तो बहुत अजीब है। अजीब लगता है, लेकिन एडिसन के नजरिए से देखिए। वो अपनी बनी बनाई मजबूत प्रतिष्ठा को टेस्ला जैसे किसी नए वैज्ञानिक के साथ जुड़कर कम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पुरस्कार से ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा को अहमियत दी। वो समझ गए थे कि ताकत का खेल सिर्फ आविष्कार करने का नहीं है, ये खेल है लोगों की नजरों में अपनी छवि बनाए रखने का। अपनी प्रतिष्ठा बचाकर उन्होंने ये पक्का कर लिया कि इतिहास में उनका नाम हमेशा टेस्ला से बड़ा रहेगा, भले ही उस एक पल के लिए उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान छोड़ना पड़ा। तो खामोशी और प्रतिष्ठा बनाना एक तरीका है, लेकिन क्या होगा अगर कोई आपको जानता ही ना हो? तब तो आपकी खामोशी का कोई मतलब ही नहीं, आपकी प्रतिष्ठा बनेगी कैसे? बहुत अच्छा सवाल है।
और यहीं पर ताकत का एक बिल्कुल अलग और बहुत शोर शराबे वाला नियम सामने आता है। नियम नंबर 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। मतलब भीड़ में गुम मत हो जाओ, कुछ भी करो, लेकिन लोगों की नजरों में रहो, भले ही इसके लिए कोई विवाद ही क्यों ना खड़ा करना पड़े। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क ये है कि नजरअंदाज किया जाना मौत के बराबर है। आपकी आलोचना हो, लोग आपको बुरा भला कहें, ये भी नजरअंदाज किए जाने से बेहतर है, क्योंकि किसी भी तरह का ध्यान, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको लोगों के दिमाग में जिंदा रखता है। लेकिन आज के जमाने में तो कैंसिल कल्चर का दौर है, कोई भी विवाद आपकी पूरी प्रतिष्ठा खत्म कर सकता है। क्या ये आइडिया आज भी काम करता है? ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। इस नियम का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ गैर कानूनी करें। इसका मतलब है कि आप साधारण और उबाऊ ना बने। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो लोगों को आपके बारे में बात करने पर मजबूर कर दे। और इस कला के सबसे बड़े उस्ताद थे 19वीं सदी के अमेरिकी शोमैन पीटी बार्नम। बार्नम, हाँ, बार्नम सर्कस वाले, मैंने उनके बारे में सुना है। वही। अपने करियर की शुरुआत में बार्नम एक दिन एक नया काला सूट पहनकर शहर में निकले। अचानक उनके पीछे भीड़ लग गई और कोई चिल्लाया कि ये तो एक बदनाम पादरी रेवरेंड एवरी हैं। बार्नम चाहते तो सच बता सकते थे, लेकिन उन्होंने इस अफवाह को और हवा दी। नतीजा, पूरे शहर में बार्नम की चर्चा होने लगी। अरे, ये तो कमाल की कहानी है। उनका एक और किस्सा है ना, वो ईंटों वाला। हाँ, वो तो दिमाग हिला देने वाला है। उन्होंने एक आदमी को काम पर रखा। उसका काम बस इतना था कि वो उनके म्यूजियम के बाहर सड़क से एक ईंट उठाए, म्यूजियम का चक्कर लगाकर उसे दूसरी तरफ रख दे। बस। हाँ, फिर एक और ईंट उठाए और यही करता रहे। सिर्फ ईंटें इधर से उधर करना, और लोग उसे देखने के लिए जमा हो गए। हजारों लोग जमा हो गए। हाँ। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये रहस्यमयी आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। लोगों की भीड़ देखकर और लोग आए, और इस बेमतलब के तमाशे ने उनके म्यूजियम को इतनी पब्लिसिटी दिलाई जितनी वो पैसे खर्च करके भी नहीं पा सकते थे। मतलब बार्नम ने समझ लिया था कि इंसान का दिमाग रहस्य और अजीब चीजों की तरफ खिंचता है। और बार्नम ये भी जानते थे कि लोग असलियत से ज्यादा एक अच्छी कहानी पसंद करते हैं। और यहीं से 25वां नियम जुड़ता है, लोगों की कल्पनाओं के साथ खेलो। सच अक्सर कड़वा और बोरिंग होता है। जो लोग सपनों की, कल्पना की दुनिया बना सकते हैं, भीड़ उनके पीछे भागती है। बार्नम कहते थे, दुनिया धोखा खाना चाहती है। उन्होंने लोगों को कभी असलियत नहीं बेची, उन्होंने हमेशा एक शानदार तमाशा बेचा, और लोग खुशी खुशी उसके पैसे देते थे। तो एक तरफ आपको खामोश और रहस्यमयी दिखना है, और दूसरी तरफ आपको ध्यान खींचने के लिए तमाशा करना है। ये दोनों बातें एक दूसरे से कितनी अलग हैं। इसमें संतुलन कैसे बनेगा? यही तो इस खेल का सबसे मुश्किल हिस्सा है। आपको कब कौन सा मुखौटा पहनना है ये जानना जरूरी है। और संतुलन की बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प नियम पर लाती है, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। नियम नंबर 46, कभी भी बहुत ज्यादा उत्तम, मतलब परफेक्ट मत दिखो। ये तो बिल्कुल ही उल्टा है। मतलब हमें जानबूझकर अच्छा काम नहीं करना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि हर काम में परफेक्ट दिखने की छवि बनाना खतरनाक हो सकता है। जब आप कोई गलती ही नहीं करते, जब आप में कोई कमी नजर नहीं आती, तो लोग आपसे जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। वो आपकी तारीफ तो करेंगे, लेकिन मन ही मन आपसे जलने लगेंगे। और ये ईर्ष्या या जलन, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। सबसे ज्यादा खतरनाक ये ऐसे छिपे हुए दुश्मन पैदा करती हैं जो बस मौके का इंतजार करते हैं आपको नीचे गिराने के लिए। इसलिए ये नियम कहता है कि कभी कभी जानबूझकर अपनी कोई छोटी मोटी कमी या गलती लोगों को दिखा देनी चाहिए। इससे आप ज्यादा मानवीय लगते हैं, एक ऐसे इंसान की तरह जिससे लोग आसानी से जुड़ सकें। ये आपकी ताकत को कम नहीं करता, बल्कि उसे दूसरों की जलन से बचाता है। अरे, ये तो बिल्कुल सोशल मीडिया वाली बात हो गई, जहाँ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी कभी कभी अपनी असली और बिना फिल्टर वाली जिंदगी दिखाते हैं, ताकि लोग उनसे जुड़ाव महसूस कर सकें। बिल्कुल वही बात है। ये अपनी छवि को बहुत सावधानी से संभालने का तरीका है। कभी आपको बड़ा और रहस्यमय दिखना है, और कभी आपको आम इंसान जैसा। सही समय पर सही चेहरा दिखाना ही ताकत का असली खेल है। तो अपनी छवि को संभालना एक बात है, लेकिन तब क्या जब आपके सामने कोई असली खतरा हो, कोई ऐसा ग्रुप हो जो आपको बर्बाद करना चाहता हो? तब क्या अपनी छोटी मोटी कमी दिखाने से काम चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बात सीधी लड़ाई पर आ जाए तो दिखावा काम नहीं आता। तब आपको सीधे एक्शन लेना पड़ता है। और यहीं पर नियम नंबर 42 आता है, भेड़ियों को भगाने के लिए चरवाहे पर हमला करो।
भेड़े और चरवाहा, इसका इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी विरोधी ग्रुप में सारी समस्या की जड़ अक्सर पूरा ग्रुप नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक या दो ताकतवर लोग होते हैं। वो चरवाहे होते हैं जो बाकी भेड़ों को दिशा दिखाते हैं। अगर आप भेड़ों से लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो आप कभी नहीं जीतेंगे। तो रणनीति ये है कि उस एक लीडर को पहचानो और उसे रास्ते से हटा दो। उसे अलग थलग कर दो, उसकी ताकत छीन लो या उसे बेअसर कर दो। एक बार चरवाहा हट गया तो भेड़ें अपने आप बिखर जाती हैं। इसका एक बहुत क्रूर लेकिन असरदार उदाहरण इतिहास में मिलता है फ्लोरेंस शहर और पोप बॉनिफेस अष्टम के बीच के झगड़े में। अच्छा, वो महान कवि दांते वाला किस्सा। हाँ, 1300 के दशक में पोप टस्कनी पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन फ्लोरेंस के लोग विरोध कर रहे थे। पोप को समझ आ गया कि इस पूरे विरोध की असली आवाज और ताकत शहर के सबसे बड़े नेता और कवि दांते अलिगियरी हैं। दांते अपने भाषणों से लोगों में जोश भर देते थे। तो दांते ही वो चरवाहे थे। बिल्कुल। तो पोप ने एक चाल चली। उन्होंने दांते को बातचीत के बहाने रोम बुला लिया। जैसे ही दांते शहर से दूर हुए, पोप ने उनकी गैर मौजूदगी में फ्लोरेंस पर हमला करके कब्जा कर लिया। अपने सबसे ताकतवर लीडर के बिना लोगों का हौसला टूट गया और पूरा विरोध खत्म हो गया। चरवाहे पर हमला हुआ और भेड़ें बिखर गई। तो आज हमने जो भी बातें की, उनसे एक बात तो साफ है, ताकत का खेल सिर्फ पैसे या पद का नहीं है, बल्कि काफी हद तक ये लोगों की सोच और धारणा को कंट्रोल करने का खेल है। आपने बिल्कुल सही सारांश निकाला। खामोशी से रहस्य बनाना, अपनी इज्जत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ध्यान खींचने के लिए तमाशे करना, और यहाँ तक कि लोगों की जलन से बचने के लिए जानबूझकर कमजोर दिखना, ये सब दिखावे की कला के ही अलग अलग रूप हैं। और ये सारे नियम दिखावे और कभी-कभी धोखे को भी ताकत हासिल करने का एक जरूरी औजार बताते हैं। हाँ, और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिसके बारे में हमारे सुनने वालों को सोचना चाहिए। इस पूरी बातचीत के बाद, जहां मुखौटे, तमाशे और दिखावे की इतनी अहमियत है, एक सवाल मन में आता है। क्या इस दुनिया में प्रामाणिकता, यानी आपका सच्चा और असल होना, ताकत के खेल में एक कमजोरी है, या फिर ये अपने आप में ताकत का वो सबसे बड़ा रूप है जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं?